नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करेंगे खबरों की छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में आज 290 नए कोरोना मरीज मिले हैं। केवल 15,978 टेस्ट में ये 290 मरीज मिले हैं। रायपुर में 90 केस, बिलासपुर में 52, कोरबा में 40 नए केस, रायगढ़ में 37 और दुर्ग में 33 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,273 हो गई है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता विनय वर्मा हमारे साथ जुड़ गए। विनय, कल से आंकड़ा बढ़ा हुआ है और रायपुर की अगर बात करें तो 73 से 90 तक पहुंच गया है आंकड़ा। देखिए, आज कल की तुलना में 100 मरीज ज्यादा है, लेकिन 3 बातें जो नोट करने वाली होंगी। जो अब देखिए, कल 23,000 के पास में जांच थी, लेकिन आज जो जांच है वो 15,000 के पास में है। और इस कारण से जो अगर 23,000 जांच होती तो आशंका है कि और आंकड़े तेजी से बढ़ जाते। हालांकि रविवार है, इस कारण से लोग कम जांच कराने जाते हैं, घरों में रहते हैं। दूसरी बात देखिए कि जो पॉजिटिविटी रेट है वो कल 1.18 थी, वो आज 1.81 हो गई है। 5 ऐसे जिले हैं जो कोरोना का जो दर है वो 1/3 का आंकड़ा उन्होंने छू लिया है। और जिसमें से दुर्ग है, बिलासपुर है, रायगढ़ है, रायपुर है। रायपुर जो कल तक दूसरे नंबर पे चल रहा था, रायगढ़ सबसे ज्यादा संक्रमित वाला जिला था, वो आज रायपुर सबसे ऊपर आ गया है। करीबन 50 के पास में रायगढ़ की तुलना में रायपुर में ज्यादा मरीज हैं। हालांकि एक बात अच्छी है कि अभी तक ओमिक्रॉन की पुष्टि नहीं हुई है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, लेकिन स्प्रेड जिस तरह से हो रहा है वो एक बड़ी खतरनाक स्थिति है। रायपुर में आज बात करें तो 90 नए कोरोना मरीज मिले हैं, बिलासपुर में 52, रायगढ़ में जो है आपका 37 मरीज, कोरबा में 40 मरीज, दुर्ग में 33 मरीज। कई ऐसे जिले हैं जहां पर बड़ी संख्या में मरीज मिल रहे हैं, लेकिन जो 12 ऐसे जिले हैं जहां पर 0 मरीज हैं, 4 ऐसे जिले हैं जहां पर 1 मरीज हैं, 4 ऐसे जिले हैं जहां पर 2 मरीज हैं। इसका मतलब है कि ये 3-4 जो जिले हैं उस पे स्वास्थ्य विभाग को विशेष फोकस करना पड़ेगा। जो नगर निगम है, जिला प्रशासन है, उनको विशेष फोकस करना पड़ेगा। नहीं तो ये जो जिले हैं इनसे संक्रमण पूरे प्रदेश में फैल सकता है। पिछली बार भी रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव जैसे जिले थे जो पूरे छत्तीसगढ़ को बहुत परेशान किया था, जिसमें से दुर्ग और राजनांदगांव, इनमें अभी संक्रमण नहीं तेजी से फैला है। लेकिन रायपुर अब फिर से वापस से जो सबसे अधिक संक्रमित वाला जिला हो गया है। रायपुर पे विशेष फोकस करना पड़ेगा। हालांकि स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन ये बात कहता है कि बाहर से आने वाले मरीजों के कारण से रायपुर में सबसे ज्यादा संक्रमण होता है, लेकिन ये जो समस्या है वो पुरानी है और इस पे काम करना होगा, नहीं तो संक्रमण फिर से यहाँ पे बढ़ेगा और पहले जैसी स्थिति न हो जाए। ये लोगों को बड़ी चिंताजनक विषय है, इस पे ज्यादा ध्यान देना होगा। शुक्रिया विनय तमाम बातचीत के लिए। तो आज छत्तीसगढ़ में लगातार मरीजों का आंकड़ा बढ़ा है, कल से आज आंकड़ा ज्यादा बढ़ा है। रायपुर की अगर बात की जाए तो यहाँ 90 मरीज मिले और इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके कारण राजधानी रायपुर में भी प्रशासन अलर्ट हो गया है और कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए प्रशासन ने कंटेनमेंट जोन बनाना शुरू कर दिया है। जिला प्रशासन ने इस बार तय किया है कि जहां भी 2 से ज्यादा केस मिले हैं वहां कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। अब तक राजधानी में 5 जगहों पर कंटेनमेंट जोन बनाया जा चुका है। इसके अलावा रविवार को भी रायपुर के रायगढ़बाड़ा, सेजबहार, IIT कैंपस समेत 3 जगहों पर कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, जबकि 3 और जगहों पर कंटेनमेंट जोन बनाने का काम जारी है। प्रशासन का कहना है कि किसी भी घर या फ्लैट में भी 2 से ज्यादा मरीज मिलते हैं उसे भी सील कर दिया जाएगा। साथ ही प्रशासन ने बताया कि पुराने कंट्रोल रूम को फिर से शुरू किया जा रहा है, जहां से लोग मदद ले सकेंगे। शासन का जो निर्देश जारी हुआ है कि 2 या उससे अधिक जहां कोरोना पॉजिटिव के मरीज पाए जाएंगे वहां पर कंटेनमेंट जोन बनाने के आदेश है, तो उसी का पालन करते हुए ये कार्रवाई की जा रही है और ये सतत प्रक्रिया है। जहां जहां इस प्रकार के मरीज मिलते जाएंगे निरंतर कंटेनमेंट जोन बनाते जाएंगे।
और देश भर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से फोन पर बात की और कोरोना संबंधी इलाज व्यवस्था की जानकारी ली है। सीएम भूपेश ने सोनिया गांधी को जानकारी दी कि कुछ शहरों में कोविड केस बढ़े हैं, लेकिन राज्य सरकार पूरी व्यवस्था कर रही है। साथ ही ओमिक्रॉन पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि टेस्टिंग सेंटर ओडिशा में होने के चलते सैंपल की जांच में जाम लग रहा है। हालांकि राहत की बात है कि जितनी रिपोर्ट आई है वो सभी ओमिक्रॉन नेगेटिव है। सीएम ने कहा है कि जिस भी तरह की रिपोर्ट आएगी वैसा इलाज किया जाएगा। सीएम ने सोनिया गांधी को अस्पताल बेड, ऑक्सीजन उपलब्धता की भी जानकारी दी। सुबह सोनिया जी को फोन आया था, उन्होंने चिंता व्यक्त की और मैंने पूरी जानकारी दी कि छत्तीसगढ़ में कोरोना बढ़ रहा है। कुछ शहरों में बढ़ा है, जिसमें रायगढ़ है, रायपुर है, लेकिन ऐसे कोई घबराने जैसी स्थिति नहीं है और सारी व्यवस्था राज्य सरकार की ओर से की गई है। जो ओमिक्रॉन है उसकी टेस्टिंग का हमारा सेंटर दिया गया है वो उड़ीसा है और उड़ीसा में सैंपल बहुत सारे पहुंच गए हैं, तो जाम की स्थिति है और कुछ सैंपल के रिपोर्ट आए जिसमें ओमिक्रॉन नहीं था। और कल से 15 से 18 साल के किशोरों का टीकाकरण महाअभियान शुरू हो रहा है। छत्तीसगढ़ में भी जिलेवार तरीके से रिपोर्ट तैयार करके अभियान की शुरुआत की जा रही है। प्रदेश भर के लिए करीब 2000 टीमें तैयार की गई हैं, जो कि अलग अलग स्कूलों में जाएंगी और वहां पर छात्रों को वैक्सीनेट किया जाएगा। टीकाकरण केंद्र में स्वास्थ्यकर्मियों के अलावा स्कूल कॉलेज के स्टाफ की भी ड्यूटी लगाई जाएगी, ताकि बच्चों और अभिभावकों की टीकाकरण के लिए काउंसलिंग की जा सके। टीकाकरण के लिए छात्रों की उम्र 1 जनवरी 2022 तक 15 से 18 वर्ष होनी चाहिए। 3 जनवरी से 8 जनवरी तक ये रोस्टर बनाया गया है। हम लोग राज्य स्तर से सभी जिलों के अधिकारी, जो स्वास्थ्य विभाग के जिला टीकाकरण अधिकारी हैं, CMHO हैं, उनको ट्रेनिंग दिया गया है कि बेसिकली आधार कार्ड को हम लोगों ने ज़्यादा फोकस किया है। अगर जिसके पास आधार कार्ड नहीं है तो वो स्कूल का जो ID होगा उसको भी उपयोग किया जाएगा। प्राचार्य और BO लोग को बताया जा चुका है कि जो 9वीं से 12वीं में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका टीकाकरण किया जाएगा। बच्चों को किसी पालक को डाउट होता है तो ज़रूर उनको प्राचार्य या सीनियर व्याख्याता के माध्यम से काउंसलिंग करवाएंगे। बैकुंठपुर और शिवपुर चर्चा नगर निकाय में मिले झटके के बाद अब कांग्रेस ने इसकी जांच के लिए कमेटी गठित कर दी है। सीएम भूपेश और प्रदेश प्रभारी PL पुनिया ने जोर दिया है कि ऐसी गतिविधियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। इधर क्रॉस वोटिंग से उत्साहित बीजेपी ने अब दूसरी जगह भी हार के बावजूद अपने महापौर और अध्यक्ष उतारकर लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है। कोरिया जिले के बैकुंठपुर नगर पालिका में पर्याप्त बहुमत होने के बाद भी कांग्रेस अपना अध्यक्ष नहीं बना पाई। कांग्रेस के 2 पार्षदों की ओर से क्रॉस वोटिंग किए जाने से बीजेपी की नविता शिवहरे बाजी मार गई। क्रॉस वोटिंग करने वाले पार्षद मुर्शद जहां और अहमदुल्लाह फिरोज को पार्टी से तत्काल निकाल दिया गया। साथ ही आगे कार्रवाई के लिए बोधराम कंवर की अध्यक्षता में जाँच कमेटी भी गठित कर दी गयी। इस मामले पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पार्टी विरोधी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं रायपुर पहुंचे कांग्रेस प्रभारी PL पुनिया ने कहा, जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। उन्होंने कमेटी बनाकर जांच करने और 1 हफ्ते के अंदर कार्रवाई करने को कहा है। पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण से इस प्रकार से रिजल्ट आए हैं तो जिम्मेदारी तो तय करनी होगी और उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। अब मैं समझता हूँ कि प्रभारी जी आ रहे हैं और संगठन के जो प्रमुख हैं हमारे मोहन मरकाम जी, निश्चित रूप से संज्ञान लेके कदम उठाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो भी हुआ बहुत गलत हुआ और मैंने प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मोहन मरकाम जी से निवेदन किया है कि इसमें कमेटी बना के किसी को भेजें, 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट लें और जो भी दोषी पाया जाए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कहीं न कहीं हमारे जो प्रत्याशी हैं, जो पार्षद हैं, उन्होंने क्रॉस वोटिंग किया है। हम उसकी जांच कराएंगे और जो भी दोषी पाएंगे उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। ऐसे में कांग्रेस अपने सभी पर्यवेक्षकों को बैकुंठपुर की तरह गलती ना हो इसका विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। जामुल और खैरागढ़ नगर पालिका को छोड़कर सभी जगह करारी हार के बावजूद बीजेपी ने फैसला किया है कि वो सभी नगरीय निकायों में महापौर, अध्यक्ष और सभापति पद के लिए अपना प्रत्याशी खड़ा करेगी।
आंकड़ों के लिहाज से देखें तो रिसाली नगर निगम में बीजेपी के 12 पार्षद हैं। 7 निर्दलीय में से केवल 2 ने बीजेपी को समर्थन दिया है। बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। भिलाई नगर निगम में बीजेपी के 27 पार्षद हैं। बीजेपी को 2 निर्दलीय का समर्थन है। यहाँ पर भी बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। भिलाई चरोदा नगर निगम में बीजेपी के पास 15 पार्षद हैं। वहीं एक निर्दलीय पार्षद ने भी बीजेपी को समर्थन दिया है। यहाँ पर भी भाजपा बहुमत से 5 पार्षद कम हैं। बिरगांव में भाजपा के 10 पार्षद हैं। 7 निर्दलीय में से 5 ने बीजेपी को समर्थन दिया है। बीजेपी यहाँ भी बहुमत के आंकड़े से काफी दूर है। हमारी तैयारियां हैं। कांग्रेस में बहुत असंतोष है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी महापौर सभापति का चुनाव लड़वाएगी और हम इस बात की उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस के असंतोष का फायदा हमको मिलेगा। तो कहाँ आपको निर्दलियों का और बाकी पार्टियों का सहयोग? अब ये तो रिजल्ट आने के बाद में मालूम पड़ेगा। चुनाव में हार के बावजूद बीजेपी ने शहर सरकार बनाने की उम्मीद नहीं छोड़ी है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बैकुंठपुर के नतीजे से उत्साहित बीजेपी क्या कहीं और भी कांग्रेस को हैरान कर सकती है। रिपोर्ट IBC 24। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वाराणसी दौरे से वापस लौट आए हैं। उन्होंने वाराणसी के करौता बाजार में सरदार सेना की ओर से आयोजित जनहित संकल्प महारैली को संबोधित किया और कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल सभी के थे, उनके महान कार्यों को कभी नहीं भुलाया जा सकता। सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर छत्तीसगढ़ मॉडल लागू किया जाएगा। किसानों को धान का दाम 2540 रुपए प्रति क्विंटल दिया जाएगा। कांग्रेस की सरकार बनने पर राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के 7 वादों को पूरा किया जाएगा। महिलाओं के लिए कांग्रेस की प्रतिज्ञा पूरी कराई जाएगी। आंगनबाड़ी और आशा बहुओं को 10,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय, छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी, महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा की व्यवस्था की जाएगी। वृद्धावस्था पेंशन भी प्रतिमाह 10,000 रुपये की जाएगी। प्रदेश में वीरांगनाओं के नाम पर 75 दक्षता विद्यालय खोले जाएंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी PL पुनिया 3 दिन के दौरे पर रायपुर पहुंचे हैं। वे कल प्रदेश कार्य समिति की होने वाली बैठक में शामिल होंगे, जहां संगठन के तमाम कामकाजों की समीक्षा की जाएगी। पुनिया ने कहा कि यूपी चुनाव पर हमारा फोकस है। कांग्रेस का संगठन बूथ स्तर तक मजबूत हुआ है। पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। वहीं कालीचरण मामले पर भी उन्होंने कहा कि जिसने आपत्तिजनक बात कही है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कार्यकारिणी की बैठक होती है, जो भी हर बार एजेंडा होता है। मेंबरशिप ड्राइव है, बूथ कमेटियां हैं, उसकी प्रोग्रेस है। वो कार्यकारिणी के हर सदस्य किसी न किसी जिले का प्रभारी है, उस जिले से संबंधित क्या समस्याएं हैं, उसका क्या समाधान किया, ये सब चर्चा होती है। तो संगठन नीचे बूथ स्तर तक तैयार है। अच्छी तरह से लोगों की ट्रेनिंग दी जा चुकी है और मैं समझता हूँ कि पूरा जो कांग्रेस पार्टी का तंत्र है वो मजबूती से चुनाव लड़ने को तैयार है और चुनाव लड़ेगा, जीतेगा। धर्म संसद में बहुत से साधु संत आए थे, किसी ने तो कोई इस तरह की बात नहीं की, किसी ने कोई आपत्तिजनक कोई बात नहीं की। तो जिसने आपत्तिजनक बात की उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो मामला खत्म। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में पाकिस्तान की एक संस्था दावत-ए-इस्लामी को सामुदायिक भवन बनाने के नाम पर 25 एकड़ जमीन दिए जाने की तैयारी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में इश्तेहार भी जारी कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है और अगर जरूरत पड़ी तो इसके विरोध में कोर्ट भी जाएगी। इसका दावा करते हुए पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने रायपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है। उन्होंने कहा है कि इस संस्था का ताल्लुक पाकिस्तान के कराची शहर से है। वहीं इस संस्था की स्थापना 80 के दशक में हुई। अब रायपुर में इस संस्था को जमीन देने की तैयारी है। बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया कि दावत-ए-इस्लामी एक आतंकी संस्था है और आतंकियों के लिए फंडिंग करती है। इसके अलावा इस संस्था के आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के साथ ही धर्मांतरण करने के मामले सामने आ चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि कई ऐसी संस्थाएं जिनके आवेदन 10 सालों से पेंडिंग पड़े हैं, मगर 2020 में आवेदन करने वाली इस संस्था को फौरन जमीन देने की तैयारी क्यों की गई। संसदीय सचिव और कांग्रेस के विधायक विकास उपाध्याय ने इस आरोप को पूरी तरह बेबुनियाद बताया है। ये दावत-ए-इस्लामी संस्था कहां की है और एक पाकिस्तानी संस्था जिसका रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान में है, ऐसी संस्था को 25 एकड़ जमीन, 10 हेक्टेयर जमीन, 10 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन, और उनके आवेदन में लिखा हमको सामुदायिक भवन बनाने के लिए चाहिए। ये संस्था भारत में
आतंकवाद फैलाने का काम करती है। यह संस्था भारत में धर्मांतरण का काम करती है। ऐसे तथ्य सामने आए हैं। देखिए, जिस दिन ये काम होगा उस दिन बात करें। बेफिजूल में लोगों के बीच में अफवाह फैलाकर इस प्रकार की स्थिति को निर्मित करने की जरूरत नहीं होना चाहिए। एक बहुत ही अनुभवी जनप्रतिनिधि हैं, उनको इस प्रकार की बातों को नहीं करना चाहिए। विद्युतीकरण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे झांझीर के मड़वा ताप विद्युत गृह के संविदा कर्मचारी उग्र हो गए हैं। प्रशासन ने जब कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हट जाने का आग्रह किया तो आंदोलनकारियों ने पथराव शुरू कर दिया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन को पानी के बौछार का प्रयोग करना पड़ा। ये कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे थे। महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले कालूचरण को महाराष्ट्र ले जाने के लिए महाराष्ट्र की पुलिस आज रायपुर पहुंची, लेकिन उसे प्रोडक्शन वारंट नहीं मिला। महाराष्ट्र से आई 5 सदस्यीय टीम ने आज रायपुर में निधि शर्मा की कोर्ट में प्रोडक्शन वारंट लेने की अर्जी लगाई थी, जिसे रविवार को रिमांड कोर्ट होने के कारण कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब महाराष्ट्र की पुलिस कल दोबारा कालीचरण को अपनी कस्टडी में लेने के लिए रेगुलर कोर्ट में अपील करेगी। चांपा के ओशो मधुबन में 7 दिवसीय शिव शक्ति ध्यान शिविर का समापन हो गया है। इस शिविर में ओशो के छोटे भाई स्वामी शैलेंद्र सरस्वती शामिल हुए और ओशो अनुयायियों को ध्यान के महत्व से अवगत कराया है। ध्यान शिविर में छत्तीसगढ़ के साथ ही मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, हैदराबाद समेत अन्य जगहों से ओशो अनुयायी पहुंचे थे और 7 दिनों तक ध्यान शिविर में मग्न रहे। ओशो अनुयायियों ने कहा कि शिव शक्ति ध्यान शिविर में 112 विधियों के बारे में बताया गया। इस शिविर में बहुत ज्यादा सीखने को मिला और मन को प्रफुल्लित करने वाली प्रेरणा देने वाला रहा है। भगवान शिव की 112 विधियां जो भगवान शिव ने मां पार्वती को दी, उसका प्रयोग कराया गया और ऐसे विभिन्न कार्यक्रम हम लोग करते रहते हैं। अगले महीना, इसी महीना मतलब मृत्यु साधना शिविर है, फिर उसके अगले महीना तंत्रा साधना शिविर है, फिर उसके अगले महीना कृष्ण भक्ति है। तो ऐसे हर संतों के ऊपर में यहाँ पे ओशो की दृष्टि है और ओशो की देशना के अनुसार हर महीने हम लोग शिविर करते रहते हैं। ओशो का संदेश ध्यान और प्रेम वो इधर अनुभव किए हैं और हम संसार में भी वो साधना करने के लिए शैलेंद्र स्वामी जी ने हमको बहुत टेक्निक्स बताए हैं। कांकेर के पारंपरिक वार्षिक मेले की आज शुरुआत हुई है। 3 दिनों तक चलने वाले इस मेले का ऐतिहासिक महत्व है। रियासतकालीन इस मेले का शुभारंभ हर साल जनवरी माह के पहले रविवार को होता है, जिसमें 40 परगना के देवी देवता सम्मिलित होते हैं। राजमहल से पूजा अर्चना के बाद सभी आंगा और डांग मेला घाट पहुंचते हैं। फिर मेला खंबे की पूजा और मेला स्थल की परिक्रमा के बाद मेले की शुरुआत होती है। इसे नवाखाई के रूप में भी देखा जाता है, जिसमें धान कटाई के बाद फसल से मिले लाभ को ग्रामीण मेले में खरीदती उसकी करते हैं। ऐतिहासिक काल से चली आ रही परंपरा के अनुरूप आज भी ये मेला लगता है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।